आते नहीं थे। जब अंग्रेजों का राज था तब भारत दो प्रकार का था, एक वह भारत जो अंग्रेजों का राज था, एक वह भारत जो अंग्रेजों का राज नहीं था। जो अंग्रेजों का राज वाला भारत उसको बोलते ब्रिटिश इंडिया, जैसे यूपी, एमपी, बंगाल, बिहार, पंजाब, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, केरला, ये सब उसके अंदर आता था। अपने इसके अंदर आते नहीं थे क्योंकि अपने अंग्रेजों का राज नहीं था। फिर सर अपने भी किसका राज था? राजाओं का। तो नया कुछ चल रहा हो मार्केट के अंदर तो क्या आप तो अखबार से ही पढ़ेंगे। कहने का मतलब कुल मिला के आसपास में जो कुछ चल रहा हो जी उसका अपने को पता होना चाहिए। वो बोले वर्ल्ड पॉलिटिक्स हो, बोले इंडियन पॉलिटिक्स हो। चुनाव का टाइम है, मैं कहता हूं अपने को नहीं लड़ना चुनाव। मेरे पिछली 7 पीढ़ी में किसी ने कोई चुनाव नहीं लड़ा होगा। 7 नहीं, आपको तो आजादी के बाद 4 पीढ़ियां तो बीत गई, कोई वार्ड पंच ही नहीं लड़ा। पर उसके बावजूद मेरे को उन खबरों में बड़ा मजा आता है कि मुझे लगता है नहीं यार अपने को पता होना ही चाहिए। अपने को 200 के 200 विधानसभा का पता होना चाहिए कि यहाँ से बीजेपी का कौन लड़ रहा है, कांग्रेस का कौन लड़ रहा है। और डेली अखबार पढ़ेंगे तो अखबार में कुछ ना कुछ 4 बातें ऐसी भी पता चलेगी कि यार यहाँ इनके वोट ज्यादा, इनके वोट ज्यादा है, इनका पलड़ा भारी, इनका पलड़ा खराब है, यहाँ पर पिछली बार ये जीता था, यहाँ पर ये जीता। पता तो रहे यार, करना नहीं करना अलग बात है। क्या इससे अपने क्या हासिल होगा, बहुत साइड की बात है। शांति काल है, अपने पढ़ सकते हैं, अपने को पता होना चाहिए। और ज्ञान जुड़ता है धीरे धीरे। ऐसा कभी नहीं होता कि आप एकाएक किसी कोचिंग के अंदर जाते हैं और कोचिंग में कुछ चीजें आपको पढ़ा दी जाती है और आपको आ जाएगा ना। मैं बड़ा यूं अजीब सा लगता है कि मैं कई बार आजकल आप बच्चों से पूछ लेता हूं कि यार भारत के 5 मंत्रियों के नाम बताओ, और बच्चा वापस मेरी तरफ देख कहता है सर मोदी जी। और सर मोदी जी याद आ रहे हैं अभी तो, दूसरा नाम याद भी आ जाए तो उसको याद नहीं है मंत्रालय कौन सा है, मंत्रालय याद आ जाए तो उसको पूरा नाम याद नहीं। ऐसा गलत बात है ना, होना चाहिए ना कि आसपास का अपडेट तो अपने पास होना ही चाहिए। और आप पर यह जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है कि आप स्पेसिफिक ऐसी तैयारी के अंदर जा रहे हैं। आप किसी और कोई तैयारी कर रहे होते, मैं नहीं कहता आपको, मैं यार तुम तो मैगजीन लाके पढ़ लेना अपने 10 दिन, और प्री में आएगा ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा, ऑब्जेक्टिव पेपर में लिख देना। पर यहां तो मेंस भी तो देना है, यहां तो मेंस वाले में पूरा लिखना पड़ेगा। इजराइल फिलिस्तीन संबंधों से भारत पर क्या असर पड़ेगा। मेरे को याद है 2008 में, 2012 में, शायद 10 में और 12 वाले मेंस में लगातार 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, अमेरिका में राष्ट्रपति चेंज होने से भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। एक बार इधर बराक ओबामा आ गया था, उधर दूसरी बार ट्रंप आ गया था। दोनों बार उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि जो लगातार मेंस के अंदर कौन कौन से थे मैं भूल रहा हूं, पर उनके अंदर अब जिस किसी ने अखबार वगैरह ढंग से पढ़े उसके व्यूज अच्छे से बने हुए। एक कोई उन दिनों क्लासों के अंदर पढ़ के गया, जितना बताया टीचर ने उतना लिख के, एक के पास 4 बातें और है तो ढंग से बातें ढंग से लिख पाएगा। अखबार वाले तो सौगंध नहीं खानी अपने। दूसरा, दिल्ली जो पढ़ाया जाए कि भाई मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा के गया, विजय सराय आपको इकोनॉमी पढ़ा के गए, दिल्ली के दिल्ली जाके याद कर लेना। आज पढ़ाए हुए काम को कल पे नहीं टालना। कल का मतलब कल की क्लास से पहले पहले याद हो जाना चाहिए। इमरजेंसी अलग है, आपका दूसरा मैं बीमार था, कोई घर में बीमार था, मुझे जाना पड़ गया, क्लास नहीं आ पाया, अपवाद छोड़ दीजिए। इसके अलावा कोशिश कीजिए कि कल 3 बजे आओ, उससे पहले आज जो पढ़ा है तो पूरा याद रहे। कोशिश ये भी कीजिए कि डेली 3 दिन का रिवीजन करिए पीछे का, कि मैं आज पढ़ा के गया, आज घर पे जाके आपने पढ़ लिया, मैं कल वापस पढ़ाऊंगा, आप कल वाला पढ़िए, आज वाला भी पढ़ लिया, मैं परसों और पढ़ाऊंगा, आप परसों वाला पढ़िए, पर ये 2 दिन वाला भी पढ़ लीजिए। मैं चौथे दिन पढ़ाऊं तब पहले दिन वाला खा जाओ, दूसरा तीसरा चौथा पढ़ लो। मैं 5वें दिन पढ़ाऊं, पहला दूसरा खा जाओ, तीसरा चौथा पांचवां पढ़ लो। इसका मतलब आप एक टॉपिक का कितनी बार रिवीजन कर चुके होंगे। इतने में 15 एक दिन में हम आप कहेंगे टेस्ट लेंगे, मंडे को टेस्ट लेंगे तो संडे को वापस पूरा पढ़ के आओगे। एक चीज 4-5 बार पढ़ ली जाए, उसके बाद नहीं बोलोगे तो सही, फिर भी दिमाग से कहीं ना कहीं निकलेगी। पर यदि दोबारा रिवीजन करोगे तो उसमें टाइम आपको लगेगा। वरना अभी क्या करता है स्टूडेंट, जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं, आपको क्लास में ही याद हो जाएगा ज्यादातर चीजें, तो बहुत धीमे धीमे पढ़ाते हैं, इतनी कोई चीजें भी नहीं होती जो आपके याद होने वाली नहीं हो। आपका भी दिमाग ठीक ठाक काम करता है तो आप याद कर लेते हैं, क्लास में याद कर लेते हैं, और थोड़ा बहुत घर पे जाके देखते हैं तो आपको लगता है याद हो गया। अगले दिन हम डेली आके आपको दूसरे दिन पूछेंगे, 15 मिनट तक पिछली क्लास का रिवीजन करवाएंगे, आप हमें सारे सवालों के जवाब देंगे। आप राजी कि यार याद हो रहा है, हम राजी कि यार मैं जो कल पढ़ा गया बच्चों को पूरा याद है। पर 2-3 महीने बाद आपकी शिकायत होगी कि सर आगे आगे पढ़ता हूं और पीछे पीछे। सर वो जो आपने हिस्ट्री पढ़ा दी थी छोड़ दी, अब हमारे पॉलिटी शुरू हो गई, विजय सर ने इकोनॉमी पढ़ाई थी छोड़ दी, अब हमारे ज्योग्राफी शुरू हो गई, तो वो सर हमें लगता है कि पॉलिटी इकोनॉमी तो आती ही नहीं है, क्योंकि हमने एक ही बार पढ़ी थी उसको यदि 2-3 बार पढ़ के छोड़ी होती, फिर बीच बीच में हम वापस टेस्ट लेंगे, चल रही होगी पॉलिटी ज्योग्राफी, और हम रैंडम बीच में कहेंगे इकोनॉमी का टेस्ट है। हम ये चाहते हैं कि 7 दिन बच्चा इस बहाने 2-2 घंटे भी पढ़े पर इकोनॉमी पढ़ ले, तो मंडे को हम इसका टेस्ट लें।
हम हमारी तरफ के पूरे प्रयास करेंगे कि आप वो चीजें ना भूल पाओ, आप उन चीजों का बार बार रिवीजन कर लो। पर वो 2 महीने बाद 7 दिन में वो पूरा रजिस्टर इकोनॉमी का तभी रिवाइज होगा जब आपने इन दिनों में जब हम पढ़ा रहे थे उसको डेली 3-3 दिन का रिवीजन किया था। और कोशिश करें आप डेली के डेली जो टॉपिक पढ़ा 5-7 दिन छोड़ दीजिए, 10 एक दिन तक तो हम बहुत धीमे धीमे एकदम आपको बेसिक चीजें बताएंगे ताकि आप रवा हो जाए, मेरी और आपकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी मैच कर जाए। 10 एक दिन बाद जब एक आधा टॉपिक हम ढंग से करवा देंगे, उसके बाद आप पुराने पेपर्स लाना मार्केट से जैसे इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमी में तो आरएस के भी आईएएस के भी है ना, जितने एग्जाम में इकोनॉमिक पेपर आते हैं इकोनॉमी मार्केट में मिलते हैं, आपको इकोनॉमी के पुराने पेपर दे वो सारे उठा के दे देगा। मैं जैसे मान लो राजस्थान जीके पढ़ाऊंगा आपको, तो राजस्थान जीके के पुराने पेपर, अब राजस्थान जीके तो अपने राजस्थान के सब एग्जाम में आता है, कांस्टेबल में भी आता है, थानेदार में भी आता है, मास्टरों के कितने सारे एग्जाम होते हैं, इवन डॉक्टर इंजीनियर में भी पूछते हैं कि आप जयन भी बन रहे हो राजस्थान में तो भी राजस्थान जीके तो बताओ, भले ही आप इंजीनियरिंग बनोगे पर राजस्थान का ज्ञान आपको होना चाहिए, भले आप डॉक्टर साहब बनोगे पर राजस्थान का ज्ञान होना चाहिए। तो हर साल में राजस्थान जीके के जो पेपर होते हैं उनमें राजस्थान जीके क्वेश्चन आते हैं 200-300, इतने सालों के अंदर मिला के वो क्वेश्चन खूब सारे हो गए। जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा था, कालीबंगा पढ़ा रहा था और मैंने कालीबंगा पढ़ा दिया, आप कोशिश करेंगे कालीबंगा के पुराने जितने क्वेश्चन पूछे हैं वो कर लें। इसे ना 2 चीजें, एक तो आपको ये पता चलेगा कि मास्टर जो पढ़ा रहा है वो सही तो पढ़ा रहा है। कई बार होता है ऐसे कि टीचर पढ़ा रहा है, आपको मजे भी आ रही है, आप तालियां बजा रहे हो सर मजा आ गया, क्या जोरदार पढ़ाते हो, और आपको 2 महीने बाद पता चलता है कि सर ने जो पढ़ाया इसमें सवाल ही नहीं आता और सर फालतू में बावले बना गए अपने को। फिर यार क्या मतलब है उसका, वरना आपको एक भी सवाल जब बाहर दिखेगा आप अगले दिन आगे पूछोगे सर आपने पढ़ाया था पर ये तो नहीं बताया, मुझे बताना पड़ेगा उसका जवाब। मैं याद कहूंगा मुझे आएगा तो मैं हाथों हाथ बताऊंगा, नहीं आएगा तो मैं कहूंगा कल देख के आके बताऊंगा, पर आपको तो जवाब मिलेगा और आपको ये भी तो पता चलेगा ना कितने आते हैं कितने नहीं आते हैं। क्यों झूठा मूठा विश्वास करना किसी पे, पहले इस्तेमाल करो। मुझे याद है एक बार कोई हमने फर्स्ट ग्रेड का बैच बना लिया था, मास्टरों का कोई बैच बना लिया, तो उसमें अब हमारे वाले टीचर उधर जा नहीं सकते, हमारे इधर आरएस की वैकेंसी आ रखी थी, तो कोई साइंस पढ़ाने के लिए सर लेके, तो कोई एक दूसरे सर लेके, तो मैं गया और मैंने जाके बच्चों को कहा भी कि भाई ये साइंस वाले सर आए हैं, ये हमारे जो आरएस में पढ़ाते हैं वो नहीं, ये दूसरे हैं, तो आप देख लो सर यदि अच्छा पढ़ा रहे हो, नहीं तो फिर और बताऊंगा। मैं दूसरे दिन गया, बच्चों को अरे सर मजा आ गए, क्या पढ़ाया सर, क्या ढूंढ के लाए ये वो, तो हम तो और राजी। वरना होता है क्या, जब जब हम नया टीचर लाते हैं हमें डर लगता है कि यार अपने बच्चे हैं ये कह देंगे इस टीचर से तो हम नहीं पढ़ेंगे, और बच्चे कहते हैं तो फिर भाई चेंज ही करो और तो क्या करें इसके अंदर। और मैं वेरी गुड, अब मैं दूसरे दिन जाके फिर भी मैंने वापस पूछा, अरे क्या पता पहले दिन आदमी राजी कर जाए, दूसरे दिन आ रहेगा सर चिंता मत करो मजे आ रहे हैं। अरे मैं तो बताऊं आरएस में भी आप इनसे पढ़वा दो सर। 10-15 दिन हो गए उन्होंने टॉपिक पढ़ा दिया, जब खूब सारे बच्चे दिलीप सर के पास आ गए, सर उन्होंने जो टॉपिक पढ़ाया ना वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो तुम पढ़ क्यों रहे थे, मजे आ रहे थे सर, टॉपिक तो अच्छा लग ही रहा था। क्या मतलब इससे, हम वो पढ़ गए जो हमारे एग्जाम में भी आता। उद्देश्य ये थोड़ी है कि बच्चों को खुश रखना है, उद्देश्य ये थोड़ी है कि मैं ऐसा कुछ भी पढ़ा दूं जो आपके एग्जाम के अंदर आता। भाई मेरा और आपका दोनों का फायदा तभी तो है ना जब मैं उतना ही पढ़ाऊं जितना एग्जाम में आता है, मैं वही बताऊं जो एग्जाम के अंदर आता है आपको, उसमें आपका भी फायदा। मेरे याद मैं सर का स्टूडेंट हूं, मैं जब पढ़ाने लगा तो सर ने मेरे को बहुत अच्छी बात कही, राजवीर ज्यादा मत पढ़ाना, थोड़ा थोड़ा पढ़ाना। क्योंकि मैं यंग था नया नया था, तो मैंने कहा सर नहीं नहीं मैं ना सर इतना लिखा दूंगा इनको उसमें से बाहर एक भी सवाल आएगा। टीचर यही चाहता है कि मैं जो पढ़ाऊं उसमें से एक भी सवाल बाहर। सर ने कहा राजवीर तू इनको 5 रजिस्टर भरवा दे और फिर इस बात की गारंटी ले कि राजस्थान जीके के 20 क्वेश्चन आए थे आरएफ से और 20 के 20 मेरे नोट्स में से एक भी बाहर नहीं। ये मूर्खता है, इसकी अपेक्षा इनको एक रजिस्टर भरवा, क्वेश्चन भले 16 आए कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, कह देना तू मैंने जो पढ़ा उसमें से नहीं आए। ये कोई तेरे ज्ञान की परीक्षा है क्या, बच्चे को याद होना चाहिए ना। यदि तू 5 रजिस्टर भरवा देगा और सारे मास्टर 5-5 रजिस्टर भरवाने लग गए तो अपने सब्जेक्ट 18 है 90 रजिस्टर, ये रिवीजन कब करेंगे। एक भरवा बार बार रिवीजन करे, 16 है 15 है 5 नहीं भी है कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जितना बच्चा पढ़ के गया उसमें से जो आए वो करके तो आए। तू तो भरवा देगा इनको, तू तो क्या पता रट्टे मार के आ जाए, याद करके आ जाए, टाबर रिवीजन कैसे करेंगे। उस 20 में से बाद में इनसे 3 ही नहीं होंगे क्योंकि इनसे वो चीजें पढ़ी तो गई नहीं। इसका मतलब चीजें कम पढ़नी लेकिन उनको बार बार पढ़नी है ना। स्टूडेंट कई बार कहता है सर ये नोट्स तो मैं पढ़ लूंगा इसके अलावा और क्या पढ़ना है। जिस दिन नोट्स पढ़ लिए जाए उस दिन अलावा पढ़ेंगे और नोट्स कभी आपकी जिंदगी में पूरे नहीं हो पाएंगे।
मुझे एक सिंगल आदमी ऐसा ला के आप बता देना जिसका भले फर्स्ट रैंक आ रखी हो और वो इस बात को कह दे कि उसको पूरे नोट्स याद है। आप कभी मेंस की मेरिट देखा कीजिए, प्री की मेरिट देखा कीजिए। पिछले 4 बार से मेंस जब से नए पैटर्न से होने लगा है, एक बार मेरिट गई है 350 फर्स्ट टाइम, दूसरी बार उसकी मेरिट थी 327, तीसरी बार मेरिट थी 344 और पिछली बार मेरिट गई है 314 314, 400 में से। इसका मतलब 50% भी क्रॉस नहीं कर रही। 800 में से 400 भी नहीं आ रही, इसका मतलब 50% भी क्रॉस है, 45% ही नहीं है। 45% 350 होते हैं, इस बार तो 40% ही क्रॉस नहीं, 320 होते हैं। इसका आता तो ठीक ठाक सा ही है, तो ज्यादा इंटेलिजेंट बनने की विद्रा आवश्यकता तो यह भी नहीं कि आप किसी एक सब्जेक्ट के पीछे पड़ जाए और केवल वो सब्जेक्ट पढ़े, दूसरे वाले पे ध्यान देना। जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। जैक को थोड़ा थोड़ा सा बनना चाहिए, मास्टर किसी में भी बनना। यदि आपको मास्टर बनना है फिर एमए कीजिए, पीएचडी कीजिए, नेट जेआरएफ कीजिए, लेक्चरर बनिए, फिर इधर आपका कोई भी काम है। कई बार क्या होता है, मैं जब हिस्ट्री पढ़ाता रहता हूं, मैं कोई बताता हूं भाई ये फलाना युद्ध हुआ, स्टूडेंट बाद में उस युद्ध को खोदना चाहता है कि सर इसकी मिट्टी हो तो आप ला दो तो मैं घर पे रख लूं। कितने आदमी थे, कब हुआ था, कितने बजे हुआ था, कितने घोड़े लड़ते, घोड़ों का मुंह किधर था सर, है ना। तो मुझे लगता है यार अपने को खाली एक युद्ध थोड़ी पढ़ना है या एक सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ना है, अपने को तो खूब सारी चीजें पढ़नी है। जितनी पढ़ाई जाए उनको बार बार याद कर लीजिए। ये जब हो जाएगी आपकी याद हो जाएगी, हम आपको बता देंगे और साथ में क्या क्या पढ़ना है, कि ये चीज भी पढ़नी, ये चीज भी पढ़नी। कौन कोचिंग ये चाहेगी कि उसके बच्चों के कम सिलेक्शन हो। हमारा मुख्य उद्देश्य तो तभी होगा ना कि आपके, हम तो ये चाहेंगे 1000 की वैकेंसी सारे के सारे हमारी, एक भी इधर से उधर नहीं हो। उन 1000 में से कोई जाके पूछेगा कोचिंग कहां की, स्प्रिंग बोर्ड, तो अपने को प्रचार करने की आवश्यकता, अखबार में एड देने की आवश्यकता, टावर भर भर के टूटेंगे, अपने यहां लाइन लगी रहेगी। पर यह का ये हमने ऐसा पढ़ाना शुरू कर दिया आपके सिलेक्शन ही नहीं हो, वैकेंसी उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो वैसे ही कौन आ रहा है, फिर अखबार में कितने एड दो, क्या फर्क पड़ता है उससे। यही तो होगा। हम हमेशा ये चाहेंगे भाई आपका भला किया जाए। आपका भला किसमें, इन चीजों के अंदर हो सकता है, दो तमाम बातें बताई जाए। आई बात समझ में। तो 2-3 बातें मेरी याद रखना, ये तो डेली का रिवीजन करना, 3 दिन रिवीजन करना, उसी टॉपिक को बार बार 3 दिन तक लगातार पढ़ना, क्लास में आने से पहले उसका रिवीजन कर लेना, रात को सोते टाइम अखबार पढ़ना और अखबार डेली पढ़ना। ऐसा हो सकता है कई बार ऐसा होगा आपके 2 दिन बुखार आई, फीवर आ गया, आप कोचिंग नहीं आ पाए, सर नहीं बैठा जाएगा, 4-5 घंटे वहां बैठे रहना दिक्कत रहती है सर, मैं 2 घंटे रेस्ट कर लूं। मैं चाहूंगा कि आप भी रेस्ट कीजिए, 2 दिन रेस्ट कर लेंगे तो अगले तीसरे दिन ठीक हो के आएंगे। और 2 दिन बुखार में भी आ गए तो अगले 20 दिन बेड रेस्ट करना पड़ेगा, कहीं हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ जाए। पर उन 2 दिन में भी अखबार फिर भी पढ़ना, यार पढ़े पढ़े अखबार तो पढ़ा जा सकता है, इसमें दिमाग भी नहीं लगा, नोट्स तो याद करने पड़ते हैं, तो याद अखबार याद थोड़ी करना है, पढ़ना है, सरसरी निगाहों से पढ़ लीजिए। पर आप 10 बार जब एक एक बात पढ़ लेते हैं ना, वो अपने आप याद हो जाती है। कब आपके दिमाग के कौन से कोने में जाके वो चीजें सटीक बैठ गई ये आप भी नहीं जानेंगे, और वो चीजें अपने आप आने लग जाएगी। आए बात समझ में। अब हम जब यहां शुरू करेंगे तो विजय सर आज इकोनॉमी पढ़ा गए होंगे, इंडियन इकोनॉमी शुरू की, क्या शुरू किया, इंडियन, है ना। ये तो आप में से खूब सारे स्टूडेंट ऐसे कहेंगे कि सर आज हमने इकोनॉमिक्स पढ़ी ना, आपने इकोनॉमी पढ़ी। क्या पढ़ी, इकोनॉमिक्स होती है अर्थशास्त्र, हमारा टॉपिक है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में भी खूब सारी हो सकती है, अमेरिका की हो सकती है, चाइना की हो सकती है, हम पढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी। क्या पढ़ते हैं, तो आपने भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम इनको एक सब्जेक्ट इंडियन पढ़ाते रहे, साथ में एक सब्जेक्ट राजस्थान का पढ़ाते रहे, थोड़ा ठीक बैलेंस रहे। इंडियन इकोनॉमी चल रही है तो मैं आपको राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर पढ़ा दूं, जब मेरे राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर खत्म हो जाए तो इसकी जगह राजस्थान की ज्योग्राफी लगा दे, या राजस्थान की पॉलिटी लगा दे, उधर साथ में ज्योग्राफी लगा दे, इंडियन ज्योग्राफी लगा दे। इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो गई तो इंडियन पॉलिटी लगा दे, इधर राजस्थान की इकोनॉमी लगा दे, कोई ना कोई बैलेंस बनता रहे तो थोड़ा ठीक रहे, तो दोनों चीजें एक साथ आती रहे। कारण यह है कि प्री में जो 150 सवाल आते हैं, इनमें से 50 से ज्यादा सवाल राजस्थान के आते हैं। उस एग्जाम में जिसकी मेरिट 50% से कम रहती है, किसी एक सब्जेक्ट के 33% से ज्यादा सवाल आते हैं, तो वो ज्यादा पढ़ना चाहिए। फिर मेंस में वो पूछते हैं, फिर इंटरव्यू के अंदर बार बार वही है, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाला जो बंदा बैठा है, मैं स्टूडेंट को हमेशा कहता हूँ कि यार स्टूडेंट का सर इंटरव्यू में क्या क्या पूछेंगे, वो कुछ ही पूछ सकता है, वो उसके जो जिम है वो सीट के उधर बैठा है, वो तो उसको तैयारी करके थोड़ी है नहीं क्या क्या पूछना है। उसके बैठे बैठे क्यों जिम है, उसने ऊपर देखा पंखा तेज चल रहा है, उसने कहा पंखा किस पे काम करता है बता देखे, तुझे बताना पड़ेगा, अगले ने सवाल पूछ लिया तो अब वो चूंकि पुराने लोग हैं, वो नई चीजें नहीं पढ़ के आए, तो वो फिर वैसे पूछते हैं, कहता 10th कहां से किया था तुमने, सर कोटा से किया। कोटा के 5-10 स्थलों के नाम बताओ,
आपके सवाल, आपके जवाब, जवाबों में से सवाल, सवालों से जवाब, तो अपनी तरफ से कुछ ही नहीं करता। आपने 5 बताया, आपने कहा कि कोटा में हवा महल है, वो वापस वहीं से करता है, हवा महल तो जयपुर में ना। आप वापस कहते हो सर एक जयपुर में भी है, एक कोटा में, वो वहीं से निकाल करता। जयपुर वाला किसने बनवाया था, इसको हवा महल ही क्यों कहते हैं? आप उसमें कहते हो कि सर यहाँ पे बैठ के रानियां तीज और गणगौर की सवारी देखती, वो वहीं से कहता। अच्छा तीज और गणगौर क्या होती है? आप तीज गणगौर के जवाब देते हो वापस कि ये तीज है। अच्छा इसको गौर, गौर का मतलब क्या होता है? आप वापस कहते हो कि सर ये पार्वती जी होते हैं, ये होता है, वो होता है। वो वापस आपसे कोई यहीं से कोई दूसरा सवाल निकाल के लाता है। यार गणगौर कितने दिन तक पूछते रहते हैं, अपने साथ होली के बाद में पूछने लग जाते हैं। आप उसका जवाब देते हो, वापस पूछता है। यार क्या लेके जाते हैं गणगौर पूछने के लिए? उसने अपनी तरफ से कोई सवाल नहीं बनाया, आपने उसको सवाल दिए, आप इसको क्या दे रहे हो? जवाब दे रहे हो। तो वहां ज्यादातर क्वेश्चन राजस्थान जीके के होते हैं। तो आपसे और पूछता है अच्छा तुम जयपुर से हो, बताओ जयपुर की 5 समस्याएं क्या क्या? आज सर चेन चोरी ज्यादा होती है, चेन स्नैचिंग हो जाती है। आज कोई बाइक वाला आते मोबाइल छीन के ले जाता। सर मैं जा रहा था बात करता करता खोया हुआ था मेरे अंदर ही, और इतने में फोन छीन के ले गया। और क्या समस्या? अरे बरसात के दिनों में पानी वानी भर जाता सर, वो वहीं से निकाल के लाता है। दूसरा टाउन प्लानिंग क्या होती है, कैसे होने चाहिए शहर के अंदर पानी ना रुके, वो वहीं से क्वेश्चन निकाल के लाता है। चेन स्नैचिंग होती है, इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? अपने लॉ में कोई ना कोई पढ़ा हुआ था, वहां से कोई चीजें, उनमें से चीजें निकाल निकाल के लानी। तो वहां पे चीजें ज्यादा काम आती। तो वहां अखबार की बातें, राजस्थान जीके की बातें, पूरा इंटरव्यू उनपे चला जाता है। तो आपने ये वाली चीजें एकदम सही से करनी। तो सर आज इकोनॉमी पढ़ा के चले गए, अपने आज राजस्थान शुरू कर लेते हैं। लिख लो राजस्थान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। राजस्थान का इतिहास। यदि आपने 10th तक तो हिस्ट्री पढ़ी होगी सब लोगों ने। अच्छा ऐसे कितने लोग जिनके 11th 12th में हिस्ट्री थी? ऐसे लोग जिनके बीए में भी हिस्ट्री रही है? ऐसे खूब सारे लोग, चलो शाबाश भाई। जिनकी भी हिस्ट्री रही है आपने पढ़ी होगी, थोड़ा बहुत जानते ही होंगे आप, वरना 10th तक तो आप सबने पढ़ी होगी। 10th तक भी आपने पढ़ी होगी तो आपने ध्यान दिया होगा कि हिस्ट्री में हम 3 भागों में बांट लेते हैं उसको। एक उसका होता है प्राचीन, एक उसका होता है मध्यकाल, एक उसका होता है मॉडर्न। यही होता है ना? आप दुनिया में कहीं की भी हिस्ट्री पढ़ोगे, मत कर तुम कल को आप जब आरएस लग जाओ फिर आपको यार मैं अमेरिका के बारे में जानना चाहता हूँ, तो अमेरिका की क्या पढ़नी पड़ेगी? हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। तो क्या पढ़ेंगे? अमेरिका का प्राचीन इतिहास, अमेरिका का मिडाइवल, और अमेरिका का मॉडर्न। आपको यार मैं राजस्थान में भी पर्टिकुलर सिरोही के बारे में जानना चाहता हूँ, तो सिरोही का प्राचीन, सिरोही का मध्य, और सिरोही का। दुनिया में कहीं की भी हिस्ट्री को आप 3 भागों में बांटेंगे, प्राचीन उसका, उसका मध्यकाल, और उसका। ऑब्वियसली बात है भारत की हिस्ट्री भी ऐसी बांटी जाती है। ये भारत के अपने हिस्ट्री लिख के गए अंग्रेज। कौन लिखे गए? क्योंकि इससे पहले अपने अलग अलग राज्य थे। अपने ये था कि गुजरात एक अलग राजा का राज है, दिल्ली में अलग राजा का राज है, मालवा में अलग राजा का राज है, जोधपुर का राजा अलग, जयपुर का राजा अलग। इसलिए जयपुर का राजा हिस्ट्री लिखवाएगा तो भी किसकी लिखवाएगा? जयपुर। जोधपुर वाला किसकी? जोधपुर। पटियाला वाला किसकी? पटियाला। और बड़ौदा वाला किसकी? बड़ौदा। पूरे भारत की एक साथ हिस्ट्री इस प्रकार से अपने को मिलती थी। हाँ मोटा मोटा खूब सारी चीजें मिल जाती, पर पूरा एक साथ ऐसा विवरण नहीं मिलता। अंग्रेज जब आए तो उन्होंने सारे राजाओं को हरा के अपने अंडर ले लिया। एक हो गया राजनीतिक एक रूप था, मतलब पॉलिटिकल यूनिफॉर्मिटी, और प्रशासनिक एक रूप था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी, वो दोनों लेके आए। अब पंजाब भी उनका था, बंगाल भी उनका था, यूपी भी उनका था, तमिलनाडु भी उनका था, बॉम्बे भी उनका था, आगे कर्नाटका भी उनका था, केरल भी उनका था, सब कुछ उनके एरिया के अंदर आ रहा है। तो उन्होंने फिर कहा एक साथ लिखो रे। तो अंग्रेजों का एक इतिहासकार, उसका नाम था मील, जेम्स मील। क्या नाम था? तो जेम्स मिल ने कहा मैं लिख देता। तो जेम्स मिल ने अपनी हिस्ट्री को भी बांट दिया, एक प्राचीन, एक मध्य, और एक आधुनिक। तो हमने पूछा भाई क्या बेस है, कहां से कहां तक प्राचीन, कहां से कहां तक मध्य, और कहां से कहां तक आधुनिक? कोई एक क्राइटेरिया तो है? मैं कहूं भाई यहां तक प्राचीन कर दो, यहां तक मध्य कर लो, यहां तक क्या कर लो? आधुनिक। वो क्या क्राइटेरिया? उसने कहा भारत वाली में तो दिक्कत ही नहीं है, बहुत सिंपल सी है। कैसे? उसने कहा देखो मैं कुछ शब्द बताता हूं, तुम ये सुन लो। क्या शब्द है? एक शब्द है तुम्हारे कालिदास, एक शब्द है मुद्रा राक्षस, एक शब्द है अभिज्ञान शाकुंतलम, एक शब्द है कोई उपनिषद, एक शब्द है कोई स्वपन वास्व दत्ता, एक है किरात अर्जुनियम, एक है पुलकेशिन, एक है हर्षवर्धन, एक है राजराजेश्वर, एक है कोई आपके दूसरा नरसिंह वर्मन, एक है कोई आपका महेंद्र वर्मन।
मिहिर भोज, मिहिर कुल, कैसे लगे नाम? उन्होंने कहा यार जोरदार लगे, मस्त संस्कृत के नाम है यार, बड़े अच्छे लग रहे हैं। उन्होंने कहा ये प्राचीन काल, ये क्या है जहां पर ये संस्कृत जैसे शब्द आ रहे हैं, ये काल कौन सा तुम्हारा? तो उसने कहा आप सुन आगे, अब मैं चेंज करता हूं। उसने कहा यह्या बिन अहमद सरहिंदी, अबू बकर सलातीन, अबू बकर इसामी, फुतुआ उस सलातीन, हसन निजामी, ताजुल मासिर, अकबर नामा, आईने अकबरी, तारीख मुबारक साई, तारीख फिरोज साई। इस बार हमने कहा हालात बदल गए, जज्बात बदल गए यार पूरी तरीके से। उसने कहा तुम्हारा मध्यकाल है। जैसे मुसलमान भारत के अंदर आए, फारसी भाषा लेके आए, तो ये तुम्हारा कौन सा आ गया? उसने कहा वापस सुन आगे। उसने कहा मैं बोलता हूं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कोड ऑफ जेंटुलोज, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, वर्नेकुलर प्रेस एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, ये। तो उन्होंने कहा यार तो तू अंग्रेजी बोलने गया। उसने कहा जब अंग्रेज आ गए वो तुम्हारा आधुनिक काल है। जब हिंदू राज कर रहे थे, जब संस्कृत चल रही थी, वो तुम्हारा प्राचीन काल था। जब मुस्लिम आ गए थे, जब फारसी आ गई थी, वो तुम्हारा मध्यकाल था। जब अंग्रेज आ गए थे, तो अंग्रेजी भाषा आ गई थी, वो तुम्हारा कौन सा है? तो भारत के इतिहास को बड़े बड़े तौर पे उन्होंने सीधा सीधा 3 भागों में बांट दिया, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। संस्कृत वाला, फारसी वाला, पर्शियन लैंग्वेज और इंग्लिश वाला, तो 3 के अंदर इनके अंदर बांट के चले गए। अब जैसी भारत की हिस्ट्री बांट दी गई, वैसे किसकी बांट दी गई? राजस्थान। भारत वाली का आधार पे राजस्थान बांट लो, राजस्थान का आधार पे आगे जयपुर बांट लो, सीधा सीधा वर्गीकरण हो जाएगा, वो तो क्लासिफिकेशन में चेंज ही नहीं आएगा कोई उसमें। अब फिर हमने देखा कि यार भारत की जब एंशिएंट इंडिया हम आपको पढ़ाएंगे, कि जब हम प्राचीन भारत पढ़ाएंगे, हम उसमें टाइम लेंगे 1 महीना और 1 रजिस्टर बनवा देंगे आपको। फिर हम आपको मिडिवल पढ़ाएंगे, वापस पढ़ाएंगे 1 महीना, 1 रजिस्टर बनवा देंगे। फिर हम आपको मॉडर्न पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे 1.5 महीना, तो 1.5 रजिस्टर बनवा देंगे। मतलब तीनों बराबर है, मॉडर्न थोड़ी ज्यादा है, वो थोड़ी थोड़ी क्या है कम, थोड़ी थोड़ी सी कम पड़ती है, बाकी लगभग यूं बराबर पड़ती है। पर राजस्थान में ये रोड़ा रप्पा नहीं। राजस्थान में जब हम प्राचीन पढ़ाते हैं, मैं जब आपके फाउंडेशन बैच में पढ़ाता हूं, तब तो दिन लेता हूं 4, यदि प्री वाले में पढ़ाने पड़े तो दिन लगते हैं 1.5। तो जल्दी करा दो भाई, बच्चों का प्री सिर पे आ रखा उनका। कारण कि प्राचीन काल में राजस्थान के अंदर ज्यादा गतिविधियां दिखाई नहीं दी, क्योंकि प्राचीन काल में राजाओं के राज की बात कर रहे हैं हम, तो प्राचीन काल में राजाओं ने राज वहीं किया जहां पर पानी ज्यादा था, क्योंकि किसी राज्य का निर्माण वहीं होगा जहां पर पानी ज्यादा होगा, क्योंकि पानी होगा तो वहां पब्लिक बसेगी, पब्लिक बसेगी तो वहां खेती करेगी, खेती करेगी तो उनके धन होगा, धन होगा तो लूटपाट होगी, लूटपाट होगी तो रक्षा की आवश्यकता पड़ेगी, रक्षा की आवश्यकता राजा बनेंगे। इसलिए राजा ज्यादातर आपको प्राचीन काल के राजा यूपी बिहार में मिलेंगे। कि भारत की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। भारत की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र भारत की राजधानी थी। तो वो वाला इलाका आपको ज्यादा डेवलप मिलता है। जो इलाका ज्यादा डेवलप है उनकी हिस्ट्री भी ज्यादा डेवलप है। अपने यहाँ ज्यादा बंदे भी नहीं तो ज्यादा हिस्ट्री भी, तो प्राचीन वाला अपने ठीक ठाक सा ही पड़ता है। कि मैं कहता हूं पूरी इंडियन, अब तो ठीक है मैं पहले राजस्थान पढ़ा दूंगा आपको, यदि पहले इंडियन पढ़ा दी जाए और इंडियन के एंशिएंट पढ़ा दी जाए, तो 27 दिन की क्लास में आप 7 बार भी राजस्थान का नाम नहीं सुनो। ले दे के इक्का दुक्का जगह आएगा कालीबंगा था, एक कोई जगह आएगा अशोक का अभिलेख भाबरू से मिला, एक कोई आएगा कि समुद्रगुप्त का एक स्तंभ वो बयाना से प्राप्त होता है। 3-4 जगह लेके आप इंडिया का वो राजस्थान का नाम सुनोगे। अब आप मध्यकाल में आते हो। मध्यकाल में जनता थोड़ी समझदार होने लगी। शुरुआत में लोग वहीं बसते थे जहां पे नदियां थी, धीरे धीरे उसको लगा कि ना नदियों के अलावा भी बसा जा सकता है, तो पानी कहां से लेके जाएंगे? उसने कहा तालाब खोद लेंगे, झील बना लेंगे, नहर ले जाएंगे। इसलिए मध्यकाल में भारत की राजधानी होगी दिल्ली। राजधानी कौन सी होगी? दिल्ली राजधानी हो, तो अपनी तरफ बसावट आ रही है। तो मध्यकाल में अपने भी खूब सारी बसावट हुई, अपने बसावट ज्यादा हुई तो लोग भी अपने जैसे लोग ज्यादा हुए तो यहाँ पर राज्यों का निर्माण होने लगा। इसलिए अपनी सबसे बड़ी हिस्ट्री को ये तो मिडिवल है कि अपने खूब सारे राजा बन गए, अलग अलग प्रकार उनकी राजधानियां है, अलग अलग प्रकार उनकी लड़ाइयां है, उनकी संधियां, आपस में लड़ाइयां है, दिल्ली वालों से बार बार लड़ाइयां, अफगानिस्तान की तरफ से अटैक हो रहा उनकी लड़ाई, क्योंकि हम बॉर्डर थे तो अफगानिस्तान से जो भी आता हमारी तरफ तो पक्का पक्का आता, तो अपनी खूब सारी लड़ाई है। इसलिए अपना सबसे बड़ी राजस्थान की हिस्ट्री है तो वो कौन सी है? मिडिवल। एंशिएंट वाली ले देगे 3-4 दिन का खेल, मिडाइवल वो का वो खा जाती है आपके 25-26 दिन, कि उसमें खूब सारी लड़ाइयां, खूब सारे राजवंश, खूब सारी चीजें पढ़नी पड़ती है आपको। फिर आती है मॉडर्न। मॉडर्न वो है जो अंग्रेजों का राज आ गया था। अब उस आधार पर देखें तो मॉडर्न भी अपने छोटी सी है। मॉडर्न ही अपने ले दे के कोई 10-15 दिन के अंदर खत्म की जा सकती है। पिपरी वाले में पढ़ाएं तो 10-15 दिन में, और मेंस वाले में चूंकि थोड़ा सा अपने ढंग से उसको लिखते हैं, कारण परिणाम लिखते हैं, तो 20 दिन खा जाएगा भाई। 20 दिन के अंदर आपको ये पढ़ानी पड़ेगी। मॉडर्न कम क्यों? क्योंकि मॉडर्न हम कहते हैं वो थी जिसमें अंग्रेजों का राज था। राजस्थान में अंग्रेजों का राज ही नहीं। अपने
अंग्रेजों वाले भारत में आते ही नहीं थे। जब अंग्रेजों का राज था तब भारत दो प्रकार का था, एक वह भारत जहां अंग्रेजों का राज था, एक वह भारत जहां अंग्रेजों का राज नहीं था। जो अंग्रेजों का राज वाला भारत था उसको बोलते ब्रिटिश इंडिया, जैसे यूपी, एमपी, बंगाल, बिहार, पंजाब, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, केरला, ये सब उसके अंदर आता था। अपने इसके अंदर आते नहीं थे क्योंकि अपने अंग्रेजों का राज नहीं था। फिर सर अपने भी किसका राज था? राजाओं का। अपने यहाँ राजा बैठते, उन राजाओं की अंग्रेजों के साथ संधियां थी, अंग्रेजों के गुलाम है, तो अपने यहाँ अंग्रेजों का राज नहीं। इसलिए राष्ट्रगान में बाकी सबके नाम आपको छोड़ गए। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, आप कहां हो इसमें? पंजाब है, सिंध जो पाकिस्तान में चला गया अब तुम्हारे पास नहीं है, वो भी है। गुजरात है, मराठा मतलब महाराष्ट्र है, द्राविड़ मतलब दक्षिण भारत है, उत्कल मतलब उड़ीसा है, बंगा मतलब बंगाल, पूरा देखो ऊपर से नीचे तक। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, पूरा भारत है, आपको छोड़ गए। क्योंकि 1911 में जब रविंद्रनाथ टैगोर ये गाना गा रहे थे तब आप भारत में आते ही नहीं थे, भारत में नहीं आते थे, तो आपका नाम भी इसके अंदर लिया। वो मैं हमेशा बताता हूं, मैं बहुत छोटा था तो मुझे कहानियां सुनने का बड़ा शौक था, दादाजी मुझे कहानियां सुनाते, पर दादाजी कहानियां सारी रामकृष्ण वाली कहानियां होती। राम जी वहां गए, राम जी नहीं गया, कृष्ण जी ये किया, नारद जी आ गए, शिव जी भगवान को किया, पौराणिक कहानियां। बीच बीच में कभी कभी वो हमें राजा महाराजा की थोड़ी कहानी कोई बता दिया करते, ये फलाने राजा के टाइम ये हुआ, फलाने राजा के टाइम ये हुआ। मैं 3rd या 4th में पढ़ता था, क्लास में सर ने भगत सिंह के बारे में पढ़ाया, गांधी जी के बारे में पढ़ाया, नेशनल मूवमेंट पढ़ाया, मुझे लगा यार ये महापुरुष है। और मैं घर पे आया, मैंने घर पे आते दादाजी को, दादाजी भगत सिंह, गांधी जी, इनकी कहानियां सुन। दादाजी ने इनकी क्या कहानी है? अरे मैं को इन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, उनका हाँ लड़ी थी, तो इनकी कहानी सुनो। तो कहानी नहीं है इनकी, क्या बात करते हो, आपको इनकी कहानियां नहीं पता? ना यार मेरे को तो नहीं पता। क्यों? आपने अंग्रेजों का राज नहीं देखा जिसके खिलाफ ये लड़े थे? उनका अपने नहीं था तो कैसे नहीं था? अपने अपने भी तो यहीं पे थे, यहीं थे, पर अपने अंग्रेजों का राज नहीं था। कब हुआ आपका जन्म? तो उनका झंडे से 5 साल पहले। आजादी गांव में भी झंडा कहते हैं क्योंकि झंडा चेंज हुआ था। राजाओं के झंडे से अपने यहाँ पे भारत का झंडा आया था, पहले भारत का झंडा कोई फहरा देता ना, पुलिस पकड़ ले जाती, झंडा नहीं फहराने दिया करते थे राजाओं के राज में। राजा जयपुर के राज में जयपुर का झंडा फहराया जाएगा, आप जोधपुर का झंडा भी नहीं फहरा सकते थे। ये ठीक वैसा ही है कि हम में से कोई नीचे जाके पाकिस्तान का झंडा फहरा दे, आप नीचे जाके पाकिस्तान का झंडा फहरा दो तो पुलिस उठा के ले जाए, 3 दिन तो आपके घर वालों को नहीं बताए कि कहां लेके गए, और 3 दिन बाद जब घर वालों को दे दे तो आप घर वालों को नहीं बता पाओगे आप सीधे क्यों नहीं सो रहे हो, है ना? कुटे भाई साहब पकड़ गया आपको बैंकर वाला। तो वैसा का वैसा अलग अलग देश थे यार, जयपुर एक देश है, जयपुर देश में भारत देश का झंडा क्यों फहराने दिया जाए? तो उनका झंडा चेंज हुआ था उससे 5 साल पहले, तो मतलब आजादी से पहले थे। हाँ, तो आपने कभी अंग्रेज देखा? उनका नहीं। आपके 80 साल हो गए, आपने अंग्रेज नहीं देखा, 70 साल के हो गए, अंग्रेज नहीं देखा आपने? ना, मैंने नहीं देखा अंग्रेज। क्यों? अपने गांव में अंग्रेज टैक्स लेने नहीं आते थे कि? नहीं। तो अपने टैक्स लेने कौन आता था? तो फलाने राजा का आदमी आता था। धीरे धीरे मेरे समझ में है कि अपने अंग्रेजों के साथ संधि थी, अंग्रेज था ही नहीं, अपने किसी लोगों ने अंग्रेज देखे ही नहीं। इसलिए आज भी गांव में गोरा आ जाता है तो लोग यूं राजी होते हैं, गोरा है वो। अपना और अंग्रेजों का सीधा सीधा कोई भी लेना देना, इसलिए आधुनिक काल वाला भी अपने जीरो हो जाता होता है। तो आधुनिक काल कम है अपने, प्राचीन काल कम है, सबसे अधिक अपनी को हिस्ट्री है तो कौन सी है? फिर मध्यकाल इसलिए भी पढ़नी जरूरी हो जाती है। आजकल आप पुराने पेपर देखोगे यदि तो मध्यकाल से सीधे सीधे क्वेश्चन आने बंद हो गए कि राजा की लड़ाइयां, राजा की संधियां, कोई सवाल नहीं। इस बार 17 क्वेश्चन है राजस्थान जीके के प्री के पेपर में, एक सवाल उनमें सीधा सीधा राजा का है। उस चौहान राजा का नाम बताइए जिसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, ऋगराज चतुर्थ। इसके अलावा कोई भी सवाल सीधा सीधा राजा का सवाल नहीं है। पर बाकी कल्चर जो है ना, वो बिना राजा पढ़े आप कल्चर नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उसी पेपर में एक सवाल और है कि सोमदेव की पुस्तक का नाम बताइए। सोमदेव की वो ललित विग्रहराज है, ये बिना विग्रहराज के कैसे पढ़ लेंगे? ये विग्रहराज पढ़ेंगे तब ये बुक पढ़ी जाएगी, वरना उसके बिना बुक नहीं पढ़ी जा सकती। उसी पेपर में क्वेश्चन है कि शिवदास गार्डन की पुस्तक का नाम बताइए, और शिवदास गार्डन की पुस्तक अचलदास खिंचरी वचनी का है। जब तक आप ये नहीं पढ़ोगे गागरोन का राजा अचलदास खिंची, आप बुक कैसे पढ़ लेंगे? आपको सीधी बुक नहीं लिखवाई जा सकती। उसी एग्जाम के अंदर कोई पूछा हुआ है क्वेश्चन कि मल्लिनाथ जी और पिंपा जी जो है, इनके वो मंदिर कहां कहां पर बने? दोनों राजा थे, मल्लिनाथ जी राजा है, पिंपा जी राजा। आप बिना राजा पढ़े उनके बारे में कैसे पढ़ लेंगे? कि आप बिना मिडिवल पढ़े कल्चर को जाने नहीं सकते। इसलिए भी जरूरी हो जाती है कि यार मिडिवल पढ़ेंगे तो अपने कल्चर समझ में आएगी, वरना कल्चर समझ में। तो सबसे बड़ा पोर्शन है मिडिवल, फिर उसके बाद है मॉडर्न, सब उसके सबसे लास्ट में कौन सा आपका एंशियंट, कौन सा है? तो अपने भी इसी ऑर्डर में पढ़ लेते हैं, मिडिवल पढ़ लेते हैं,
फिर मॉडर्न पढ़ लेते हैं, फिर क्या पढ़ लेते हैं, एंस। आपस में तीनों में कोई लेना देना नहीं। ऐसा कतई नहीं कि एंशिएंट पढ़े बिना मिडिवल नहीं समझ आती, मिडिवल पढ़े बिना मॉडर्न नहीं समझ आती, ना। अलग अलग अपना टॉपिक ही वैसे दिए हुए, ये पढ़ लो, इसके बाद ये पढ़ लो, इसके बाद ये पढ़ लो। भले प्राचीन मध्य आधुनिक पढ़ ले, भले आधुनिक मध्य प्राचीन पढ़ ले, भले मध्य आधुनिक और प्राचीन पढ़ ले, जैसा जो अच्छा लगे वैसे पढ़ लिया जाए। अपने उस ऑर्डर में पढ़ लें जिस ऑर्डर में वो है। कि थोड़ी बड़ी वाली पहले ही सल्टा दें अपने, फिर उसके बाद वाली, उसके बाद वाली, फिर कल्चर अपने। आई बात समझ में? तो अपने शुरू करते हैं। लिखो, मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मिडिवल राजस्थान। मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मिडिवल राजस्थान। यदि आप सिलेबस उठा के देखेंगे अपना, तो मिडिवल के अंदर अपने साफ साफ लिखे हुए प्रमुख राजवंश तथा उनकी राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक एवं राजस्व व्यवस्था। क्या क्या लिखा हुआ है? प्रमुख राजवंश तथा उनकी कौन सी? राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक और राजस्व। जैसे मैं बताता हूं क्या क्या लिखा हुआ उसमें, इधर देखना। उसमें एक तो लिखा हुआ है राजवंश, डायनेस्टीज। कौन कौन सी डायनेस्टी उन्होंने बाकायदा पर्टिकुलर मेंशन कर रखी है कि आपको ये पढ़नी है। उन्होंने लिख रखा गोहिल, उन्होंने लिख रखा राठौड़, उन्होंने लिख रखा कछवाहा, उन्होंने लिख रखा चौहान, उनका लिखा हुआ परमार, उन्होंने लिख रखा प्रतिहार। छह डायनेस्टी उन्होंने मेंशन किया, हमें छह ही पूछेंगे। कौन कौन सी बताओ? गोहिल, राठौड़, कछवाहा, चौहान, परमार, प्रतिहार। दोबारा बोलो, कौन कौन सी? गोहिल, राठौड़, कछवाहा, चौहान, प्रतिहार। और उन्होंने लिखा है इनमें भी क्या पूछेंगे, उन्होंने बताया कि इनमें भी क्या पूछेंगे। इनमें हम पूछे व्यवस्थाएं पूछेंगे, इनकी कौन कौन सी व्यवस्था, सिस्टम पूछेंगे इनका। हम पूछेंगे इनकी राजनीतिक, मतलब पॉलिटिकल। हम इनका पूछेंगे प्रशासनिक, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव। हम इनका पूछेंगे सांस्कृतिक, मतलब कल्चरल। हम इनका पूछेंगे रेवेन्यू, राजस्व का, जो आर्थिक, दो। मतलब हम ये पूछेंगे कि ये जो राजवंश थे इन्होंने कौन सी लड़ाइयां लड़ी, कौन सी संधियां की। ये तो क्या हो गया? राजनीतिक। हम ये पूछेंगे इनके टाइम में मंत्री कौन कौन से होते थे और वो क्या क्या काम करते थे। ये क्या हो गया? प्रशासनिक। हम ये पूछेंगे इन्होंने मंदिर, महल, माड़िए, झील, बावड़ी कुछ बनवाया कि नहीं बनवाया, पेंटिंग्स बनवाई कि नहीं बनवाया, लिटरेचर कितना लिखवाया। ये क्या हो जाएगी? सांस्कृतिक। हम ये पूछेंगे टैक्स कितना लेते थे, क्या हो जाएगी? राजस्व। कितने राजवंश? छह। कौन कौन से? गोहिल, राठौड़, कछवाहा, चौहान, परमार। उनकी कितनी व्यवस्था पढ़नी है? चार। कौन कौन से सिस्टम पढ़ने हैं? पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, कल्चरल, रेवेन्यू। पहले बड़ी बात है, उतार लो ऐसा कैसा, ताकि आपको याद रहे अपने सिलेबस में है क्या। ऐसा कैसा उतार ले एकदम। इन डायनेस्टीज का कौन कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं हम? पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, कल्चरल और रेवेन्यू। कितने राजवंश? छह। तो आप पहला मान लो राजवंश कौन सा अपना? गोहिल। तो गोहिल वंश की राजनीतिक व्यवस्था, गोहिल वंश की प्रशासनिक व्यवस्था, गोहिल वंश की सांस्कृतिक व्यवस्था और गोहिल वंश की राजस्व।
वैसे के वैसे सबका पढ़ेंगे, वैसे राठौड़ों का पढ़ेंगे, कछवाहों का, चौहानों, जिसका जितना उतना, किसी का ज्यादा है तो ज्यादा और किसी का कम है तो कम। जैसे हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो पहले 3 राजवंश लिखवाए ना, ये आजादी तक थे। कब तक थे? राजवंशों में ये था, एक राजवंश खड़ा हुआ, दूसरे वर्ण आगे पटक के धो दिया उसको, तो मिट गया, दूसरे वर्ण आ गया। पर ये 3 ऐसे थे जो आजादी तक बने हुए थे, गोहिल, राठौड़ और कछवा। चौहान, परमार, प्रतिहार, राजा से पहले खत्म हो गए। जो लास्ट तक बने हुए थे उनकी हिस्ट्री ज्यादा, जो बीच में खत्म हो गए उनकी हिस्ट्री कम। तो हम देखेंगे यार, गोहिलों को पढ़ने में टाइम लगेगा 15 दिन, आगे कोई राठौड़ पढ़ेंगे तो अपना टाइम घट जाएगा, वो जाएगा 8 दिन। कछवाहा पढ़ेंगे तो वो टाइम आ जाएगा 6 दिन। चौहान पढ़ेंगे तो टाइम आ जाएगा 4 दिन। परमार, प्रतिहार आपको सिर्फ 45 मिनट में दोनों कंप्लीट, क्योंकि लास्ट तक आते आते वो बचे ही नहीं, वो बहुत पहले ही खत्म हो गए, कम खत्म हो गए, तो उनके बारे में हिस्ट्री की जानकारियां भी क्या हमारे पास कम। वो राजवंश समाप्त हो गया, तो पहली बात वो समाप्त हो गया, तो उसकी हिस्ट्री भी उसके साथ ही कहीं ना कहीं मिट मिटा आगे बढ़, उसके बारे में कुछ भी लिखवाया नहीं। और जब युद्ध में लड़े मरे भिड़े इधर उधर, तो हिस्ट्री की कोई किताबें पढ़ी भी थी, वो भी इधर उधर हो गई। जो लास्ट तक रहा उसने 1800 में आके भी लिखवा लिया, वापस लिख लो रे, खो गई की किताबें अपने। 1947 में भी लिखवा गया वो आदमी अपना, तो उनका ज्यादा मिल जाता, इनका क्या मिल जाता, थोड़ा कम। तो वो भी अपने देखेंगे यार, उनकी बातें ज्यादा, इनकी बातें कम। एक एक आप पढ़े अपने, फिर लिखो गोहिल वंश।